तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज की कहानी की बात करूँ तो आज की कहानी आगरा की है। आगरा में एक थाना लगता है खेड़ा राथौर थाना, और इसी खेड़ा राथौर थाने में एक गांव जिसका नाम धादुपुरा। और आज की कहानी इसी धादुपुरा गांव में रहने वाले एक 25 साल के लड़के छोटे लाल की है। छोटे लाल अपने परिवार में सबसे छोटा, बाकी 4 भाई थे, इससे बड़े थे, 2 बहनें थी। पिता शिव सिंह, उनकी भी गांव में अच्छी खासी इज्जत, अच्छा खासा रुतबा। भाई अपने उम्र के हिसाब से और जितनी उन्होंने पढ़ाई की थी, जितनी उनकी क्वालिफिकेशन थी, उस हिसाब से सारे भाई नौकरी कर रहे थे। लेकिन जो छोटे लाल था उसका एक अलग जुनून था। उसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि चाहे जैसे मेरे शरीर में फौज की वर्दी आ जाए। अब फौज की वर्दी का जुनून चढ़ा तो दिनों रात ये दौड़ता, मेहनत करता, वर्कआउट करता, उस हिसाब से डाइट लेता, रनिंग करने जाता, खेलने जाता, सुबह भी जाता, शाम को भी जाता, और पूरे दिन ये उसी वर्दी के ख्यालों में डूबा रहता। परिवार वालों को भी लगा कि चलो ठीक है, छोटा बेटा है, बाकी चारों भाई तो कमा रहे हैं, पिता भी ठीक ठाक खेती वगैरह कर रहा है, तो फिर एक भाई अगर अपने ऊपर टाइम ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, सारे भाई मिलके तब तक उसका सहारा बनेंगे। अब ये चीज़ें चलती रही। जो छोटे लाल था दिन भर रात भर अपनी उसी वर्दी के ख्याल में डूबा रहता। सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चल रही थी। सुबह उठ जाता, उसके लिए अलार्म वगैरह लगा के सोता, उसके बाद फिर ये दौड़ने निकल जाता, उसके बाद फिर लौट के आता, खाना खाता, फिर घर वालों के साथ जो भी काम होता वो करता, शाम का इंतज़ार करता, शाम को फिर ये खाना खा के या तो रनिंग पे निकल जाता, उसके बाद नहीं तो फिर शाम को एक बार ऐसे स्पोर्ट टाइम में ये दौड़ने निकल जाता। अब सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक चलती रही। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मार्च का महीना आ गया, मार्च साल 2023 का। और इसी मार्च महीने में 30 तारीख को, यानी 30 मार्च साल 2023 को ये रात को खाना खाता है। खाना खाने के बाद फिर कहता है कि 8 बजे ही खा लिया था इसने। ये कहता है कि थोड़ी दूर तक चलूँगा, जब खाना पच जाएगा तो उसके बाद 1-2 किलोमीटर रनिंग करूँगा, उसके बाद फिर लौट के आऊँगा। अब इतना बोलता है। उसके बाद डेली की इसकी यही रूटीन थी, सुबह भी दौड़ता, शाम को भी दौड़ता, रात में भी कभी कभार थोड़ा बहुत ये टहलने के लिए, सैर सपाटे के लिए निकलता। तो परिवार वालों को भी कोई बड़ी बात लगी नहीं। परिवार वाले कहते हैं कि अच्छा ठीक है जाओ। ये अपना मोबाइल उठाता है, मोबाइल में गाना लगाता है, गाना लगाने के बाद निकल जाता है। अब इसके बाद पूरे परिवार के बाकी लोग खाना वगैरह खाते हैं, खाना वगैरह खा के सोने की तैयारी करते हैं। धीरे धीरे 10 बज जाता है। 8 बजे से ये निकला था। अब तक इसे लौट आना चाहिए था, कायदे से 10 बजे तक लौट आता था। लेकिन 30 मार्च को ये जाता तो है, लेकिन 10 बजे तक लौट के नहीं आता। अब 10 बजे तक ये लौट के नहीं आता तो फिर परिवार वालों को अजीब लगा कि आमतौर पे ऐसा कभी हुआ नहीं कि ये निकले और लौट के आए ना, 10 बजे तक ये आ जाता था। तो फिर परिवार वाले इसको फ़ोन करते हैं, और जब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब फ़ोन स्विच ऑफ तो फिर जो पिता थे शिव सिंह, जो भतीजा था नवल सिंह, अब इन सारे लोगों को बड़ा अजीब लगा कि अचानक से गया, 10 बज गए, अभी तक लौट के आया नहीं, फ़ोन भी स्विच ऑफ। तो फिर नवल सिंह और बाकी लोग अब खोजने निकलते हैं, दोस्तों से पूछने के लिए कि किसके यहाँ रुक गया, कहाँ चला गया। मन में गुस्सा भी था कि अगर जाना ही था तो बता के जाता, और 10 बजे रात को घूमने का कौन सा तरीका, गांव में ऐसी चीज़ें अच्छी बात नहीं है। अब सारे लोग ढूंढने निकलते हैं, जहाँ जहाँ संभव था उस जगह पे जाते हैं। जिस जिस दोस्त के पास ये जाता था उस दोस्त से पूछताछ करते हैं। लेकिन अब सारी छानबीन, सारी पूछताछ अलग अलग दोस्तों से मिलने जुलने में रात के 12 बज गए। लेकिन जो छोटे लाल था इसका कुछ पता नहीं। अब 8 बजे से निकला, रात के 12 बज गए। अब परिवार वाले थोड़ा थोड़ा डरना शुरू करते हैं। रात भर इधर उधर फ़ोन करते हैं, रात भर इधर उधर पूछताछ करते हैं। परिवार में एक तरह से हड़कंप मची हुई थी। गांव के लोग भी अब जैसे जैसे सुन रहे थे, उनको भी अब एक तरह से टेंशन हो रही थी। गांव के लोग भी अब निकल के इधर उधर पूछताछ कर रहे थे, इधर उधर छानबीन कर रहे थे। आसपास के दोस्तों में, अगल बगल के गाँव में जहाँ दोस्ती थी वहाँ भी पूछताछ करते हैं। इस पूरी पूछताछ में, इस पूरी जाँच पड़ताल में पूरी रात बीत गई, और जो छोटे लाल था उसका कुछ पता नहीं। अब 31 मार्च आया, इधर छोटे लाल का कुछ पता नहीं। परिवार वाले एकदम बदहवास भागते हैं थाने, जो खेड़ा राथौर थाना था उसमें जाते हैं। जाने के बाद कंप्लेन करते हैं, बताते हैं कि कैसे उनका लड़का कल रात से ही निकला है और अभी तक लौट के आया नहीं। अब पुलिस वाले जैसे ही ये कंप्लेन सुनते हैं तो सबसे पहले तो उम्र पूछते हैं। तो फिर परिवार वाले बताते हैं कि उम्र 25 साल। उसके बाद फिर पूछते हैं कि क्या किसी से कोई अफेयर वगैरह तो नहीं था। परिवार वाले मना कर देते हैं, बताते हैं कि वो तो अपनी ड्यूटी, अपनी वर्दी के लिए ही पैशनेट था। उसके दिमाग में बस एक चीज़ थी कि चाहे जैसे वर्दी शरीर पे आ जाए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है आप जाइए, हम खोज देंगे।
उसके बाद अब पुलिस वाले ढूंढना शुरू करते हैं। अब कायदे से किस तरह से ढूंढते हैं आगे आपको पता ही चलेगा। अब 31 तारीख को कंप्लेन हुई, 30 तारीख को लड़का गायब था, 1 तारीख आ गई, 2 तारीख आ गई, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, इधर उधर छानबीन कर रहे हैं, कभी गांव में आ रहे हैं, कभी जहाँ जहाँ वो दौड़ने जाता है वहाँ छानबीन कर रहे हैं। इसी बीच अब परिवार वाले कहते हैं कि अगर आप उसकी मोबाइल को ट्रैक करें तो हो सकता है कि पता चल जाए, क्योंकि आजकल के टाइम में लोग कहानियाँ सुनते हैं क्राइम की, न्यूज़ देखते हैं, तो उन्हें अब धीरे धीरे पैटर्न पता है कि कौन सा आदमी कैसे गायब हुआ तो कैसे पकड़ा जाएगा। अब इसके बाद जब परिवार वाले कहते हैं कि मोबाइल को ट्रैक किया जाए, पुलिस वालों को भी लगा कि परिवार वाले ठीक कह रहे हैं। अब इसके बाद जो छोटे लाल था उसके मोबाइल को सर्विलांस लगाते हैं, उसके मोबाइल की CDR लोकेशन, ये सारी चीज़ें निकालते हैं। तो जो मोबाइल की लास्ट लोकेशन निकली वो खादर इलाके में निकली। अब पुलिस वाले भाग के खादर इलाके में जाते हैं, टावर्स को जीरो इन करते हैं, धीरे धीरे सर्कुलेट करते 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 पता चलता है कि जो मोबाइल है किसी नाले के पास पड़ा है। अब पुलिस वाले भाग के उस नाले के पास जाते हैं, देखते हैं तो मोबाइल टूटी हालत में वहाँ पड़ा। अब पुलिस वाले एक तरह से उनकी हालत ख़राब हो गई, चूँकि एक आदमी अब तक लग रहा था कि गायब है, लेकिन इस तरह से मोबाइल टूट के फेंकना, तो या तो उसने खुद मोबाइल तोड़ के फेंका तब तो बात ठीक है, मामला गलीमत है, लेकिन अगर किसी और ने तोड़ के फेंका तो इसका मतलब इस लड़के के साथ कोई हादसा ज़रूर हुआ। अब पुलिस वाले छानबीन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर भी निकाला गया, तो नंबर भी जो निकले कॉल डिटेल में कुछ खास दोस्तों के थे, कुछ दोस्त तो ऐसे थे जिनसे उनका बचपन से संबंध था, साथ ही खेले, साथ ही पले बड़े। तो फिर परिवार वालों को जब नंबर दिखाया गया तो परिवार वाले बताते हैं कि ये नंबर तो गांव के ही कुछ लड़कों का है, कुछ माँ बाप का ही है, बाकी कोई ऐसा संदिग्ध नंबर इसमें है ही नहीं। अब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे हैं, धीरे धीरे दिन गुजरता चला जा रहा। जो छोटे लाल है उसका कहीं कुछ पता नहीं, लेकिन इसी बीच जो भतीजा नवल सिंह था उसके दिमाग में कुछ आता है, उसके बाद फिर कॉल डिटेल जो लिस्ट आई थी उसको खुद भी चेक करता है, तो उसमें एक सबसे खास दोस्त का नंबर जिसका नाम देवेंद्र था वो भी मेंशन था। अब देवेंद्र का नंबर मेंशन था और पता नहीं क्या हुआ कि जो छोटा भाई का लड़का था नबल, उसको डाउट हुआ कि देवेंद्र का हाथ हो सकता है, शायद उसने कहीं से कुछ सुना था या फिर कोई और बात थी। अब नबल को डाउट हुआ, नबल फ़ौरन थाने जाता है और कहता है कि साहब आप चाहे जितनी कोशिश कर रहे हैं, जब आपको कुछ नहीं नसीब हो रहा तो एक काम कीजिए, मुझे जो देवेंद्र है, जो मेरे चाचा का दोस्त है देवेंद्र, उसके ऊपर मुझे डाउट है, तो अगर आप एक बार उससे पूछताछ कर लेते तो शायद कुछ पता चल जाए, चूँकि कॉल डिटेल में भी उसका नंबर मेंशन है, उससे बात भी हुई थी गायब होने के थोड़े टाइम पहले, तो एक बार आप पूछताछ कर लीजिए, हो सकता है कि कुछ मिल जाए। और मुझे पूरा डाउट है कि मेरे भाई के गायब होने में इस देवेंद्र का हाथ है। अब 30 तारीख से एक आदमी गायब है, 5-6 तारीख को नबल ये बात बोल रहा है। पुलिस वाले अब खुद भी कोशिश करके थक चुके थे, तो फिर उन्हें लगा कि अब हम बात भी ना माने और हमारे हाथ कुछ लग भी नहीं रहा, तो कहीं ऐसा ना हो कि परिवार वाले भड़क जाएं, धरना वगैरह देने लगें और मामला हाईलाइट हो जाए। इसीलिए परिवार वाले जिस भी शख्स के ऊपर शक जाहिर कर रहे थे, पुलिस वाले हर उस शख्स को उठा रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, और इसी क्रम में देवेंद्र को भी उठाया गया। देवेंद्र इस छोटे लाल का सबसे जिगरी यार था, बचपन से ही दोनों साथ खेले, साथ पले बड़े, साथ दौड़ते धूपते भी थे, सारी चीज़ें एकदम एक साथ होती थी। तो जब देवेंद्र को उठाया गया और पूछताछ की गई तो शुरुआत में तो देवेंद्र कहने लगा कि मेरे सबसे खास दोस्त को गायब कर दिया गया है, वो कहीं चला गया है और आप लोग नाकाम हो रहे हैं, तो आप लोग मुझी को उठा रहे हैं। यानी सही बात है, एक घर का कोई सदस्य गायब हो, उसी के घर के एक सदस्य को आप उठा लो। अब पुलिस वाले भी थोड़ा बहुत झेपते हैं, लेकिन अब नामजद कंप्लेन थी, शक जाहिर किया गया था, तो पुलिस वाले अब इस देवेंद्र से थोड़ा सा सख्त रवैया अपनाते हैं, थोड़ा सा इधर उधर घुमा के पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि तुमको ऐसे नहीं उठाया, तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है, तुम्हारे खिलाफ कुछ सुराग मिले हैं, जहाँ से ये गायब हुआ वहाँ तुम्हारी लोकेशन मिली है। तो पुलिस वाले अब जाल फेंक रहे हैं, देवेंद्र भी धीरे धीरे इस जाल में फंस रहा है और घंटों तक की पूछताछ में, घंटों तक की उधेड़बुन में अंत में देवेंद्र जो था वो टूटता है और टूटने के बाद कहता है कि हाँ साहब, मैंने ही छोटे लाल को गायब किया। अब परिवार वाले, चाहे नबल सिंह थे चाहे पुलिस वाले थे, उन्होंने बहस से कांटा फेंका, लेकिन मछली फंस चुकी थी। अब जैसे ही देवेंद्र ने कबूला कि हाँ साहब कत्ल मैंने किया है, तो फ़ौरन पूछा जाने लगा कि लाश कहाँ है आखिर। अब जैसे ही लाश पूछी जाने लगी,
क्योंकि 8-9 दिन का वक्त हो चुका था, तो पुलिस वालों को लगा कि मोटिव वगैरह बाद में पूछेंगे, पहले लाश मिल जाए। चूँकि एक मिनट कीमती है, 8 दिन की लाश और भी ऐसे महीने में अगर गायब है तो पता नहीं किस हालत में होगी, क्या होगी। तो जब इससे पूछा जाता है कि लाश कहाँ है, तो फिर देवेंद्र बताता है कि चंबल में एक घाट है, केंजरा घाट, और ये लाश इसी केंजरा घाट के पास है। अब पुलिस वाले फ़ौरन अपनी टीम लेके उस घाट पे जाते हैं। जाने के बाद पूरे दिन सर्च करते हैं, छानबीन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन ना तो वहाँ कोई लाश मिली, और लाश को तो छोड़िए वहाँ पे खून का कोई कतरा तक नहीं मिला। अब पुलिस वाले फिर से लौट के आते हैं, पूछते हैं कि सही बताओ लाश कहाँ है। अब देवेंद्र एक दूसरी लोकेशन बताता है। देवेंद्र कहता है कि साहब लाश मैंने वहाँ छुपाई है। अब पुलिस वाले एक दूसरी टीम लेके जाते हैं, इधर उधर वहाँ छानबीन करते हैं। इसके बाद फिर लौट के आते हैं, वहाँ पे भी कोई लाश नहीं मिली। अब पुलिस वालों को लग गया कि ये जो शख्स है इधर उधर हमको घुमाएगा, और इसका प्लान ही यही है कि दिन भर हमको घुमाए और रात में ये हम इसके पास आएँ तो फिर अगले दिन नई लोकेशन बताएं। इसीलिए पुलिस वाले अपने इस जो लोकल जांच की टीम थी इसका सहारा लेना छोड़ते हैं और डॉग स्क्वाड, FSL, ये सारी टीमों को एक साथ बुलाते हैं। फिर से इससे सख्ती से पूछताछ करते हैं, अपने तरीके से, अपने पुलिसिया अंदाज में जब पूछताछ करते हैं तो फिर फाइनली इसने 2 दिन बाद एक नई लोकेशन बताई, और ये लोकेशन थी धांधुपुरा और पुरोहितानपुर। इन दोनों के बीच एक जगह है, इसी जगह के पास की उसने लोकेशन बताई। अब पुलिस वाले डॉग स्क्वाड और बाकी टीमों के साथ वहाँ पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद वहाँ पे कुत्तों को कुछ सबूत मिले, कुत्ते इशारा करते हैं, टीम वहाँ पे पहुँचती है। मिट्टी पुलिस वाले जो पुलिस वालों के कुत्ते थे वो इशारा करते हैं किसी मिट्टी के अंदर कुछ है। उसके बाद फिर फावड़ा मंगाया जाता है, खोदा जाता है, और अंदर से सच में एक बिना कपड़े की लाश मिलती है। अब बिना कपड़े की लाश मिली, लाश को देखते ही पुलिस वालों के एक तरह से हाथ पांव कांप गए। चाहे जितने बड़े कलेजे वाले पुलिस वाले थे, सबके रूह में एक तरह से सिहरन मच चुकी थी जिस हिसाब से ये लाश थी। लाश को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। उसके बाद फिर इससे थाने में आके दोबारा पूछताछ की गई और पूछा गया कि सारी की सारी कहानी बताओ कि तुमने मर्डर क्यों किया। तो जब कहानी पूछी गई तो इस कहानी में जो कुछ इसने बताया वास्तव में बड़ी शर्मनाक बात भी है, बड़ी चौंकाने वाली बात भी है। दरअसल जो छोटे लाल और देवेंद्र थे, दोनों एक साथ पले बड़े, बचपन में साथ गुजरा, जवानी भी साथ ही गुजरी। अब इधर छोटे लाल अपनी आर्मी की वजह से तैयारी में जुटा रहा, देवेंद्र की शादी हो गई। अब शादी होने के बाद भी छोटे लाल अब देवेंद्र के घर आए दिन आता रहता, कभी देवेंद्र छोटे लाल के घर पे जाता। ये चीज़ें भी लगातार चलती रही, धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। लेकिन इसी बीच देवेंद्र एक दिन नोटिस करता है कि छोटे लाल जो है उसकी वाइफ से बात कर रहा। अब इसे लगा कि ठीक है, बात कर रहा तो देवर भाभी हैं, बात कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इग्नोर कर देता है, लेकिन फिर अगले दिन देखता है कि मोबाइल पे बात हो रही है। फिर कभी देखता कि मोबाइल की वीडियो कॉल पे उसका नंबर है, कभी देखता कि वॉइस कॉल पे नंबर है, चैट डिलीटेड है। तो कहीं ना कहीं अब देवेंद्र के मन में कुछ ऐसी चीज़ें आने लगी, कुछ ऐसे डाउट, कुछ ऐसे संदेह जो ना ही वो छोटे लाल से पूछ सकता था, ना ही वो अपनी वाइफ से पूछ सकता था। मन ही मन अब वो जल भुन रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा कि क्या करे क्या करे। आए दिन वो देखता कि ऐसे ऐसे टाइम पे वीडियो कॉल हो रही है, ऐसे ऐसे टाइम पे फ़ोन हो रहे जिसका कोई मतलब ही नहीं था, और ऐसे टाइम पे कोई पवित्र रिश्ता तो बात ना ही करे। तो कहीं ना कहीं इन कॉलों को देखने के बाद देवेंद्र को पुख्ता यकीन हो गया कि जो छोटे लाल है उसका उसकी वाइफ से नाजायज़ संबंध है। अब जैसे ही पुख्ता यकीन हुआ तो इसका गुस्सा 7वें आसमान पे था, क्योंकि इसे लग चुका था कि जो मेरा दोस्त है उसने मेरी पीठ में छुरा भोंका है। अब इसके दिमाग में कत्ल का प्लान बना। उसे लग गया कि अब जिस हिसाब से इसने धोखा दिया है तो मुझे अब इसको रास्ते से हटाना होगा। कत्ल का प्लान बना। कत्ल में उसने कई लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने सगे संबंधियों को शामिल किया। उसके बाद डेट मुकर्रर हुई और 30 मार्च को जब छोटे लाल निकलता है टहलने के लिए, दौड़ने के लिए, तो फिर ये फ़ोन करता है देवेंद्र। कहता है कि काम करो यार, आओ मिले, बहुत टाइम हो गया। तो कहता है कि कहाँ मिले? तो कहता है कि खादर इलाके में आ जाओ। खादर इलाके में वो आता है। उसके बाद उसको लेके बीहड़ों में जाया जाता है। अब वो बेचारा, उसको कुछ पता नहीं था कि दोस्त इस समय दुश्मन हो चुका है। वो अपने दोस्त पे यकीन करके उस जगह पे जाता है। उसके बाद ये सारे लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, डंडे से उसके सर पे वार करते हैं। वार करने के बाद पीट पीट के उसका कत्ल करते हैं। और अभी वो मरा भी नहीं था, उससे पहले उसके प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हैं। प्राइवेट पार्ट को बुरी तरह क्षतिग्रस्त करते हैं
डंडे से मार के उसकी एक आँख निकाल लेते हैं, उसके हाथ काट देते हैं, उसका पैर काट देते हैं। यानी जितना ब्रूटल और जितना विभत्स सीन आप सोच सकते हैं अपने दिमाग में, वो सारी चीज़ें ये सारे लोग मिलके करते हैं। इतना करने के बाद तड़पा तड़पा के घंटों तक मारते हैं। मारने के बाद अब लाश टिकाने लगाने की जब बारी होती है तो सबसे पहले इसके कपड़े को निकालते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने लाश की शक्ल कर दी थी, लाश का चेहरे से और बॉडी से पहचान तो इम्पॉसिबल था। तो अगर पहचान हो सकती थी तो कपड़े से, तो लाश और कपड़ा दोनों अलग अलग करते हैं। लाश को इसी धादीपुरा और पुरितानपुर पूरा जो जगह है उसके बीच में दफन करते हैं एक टिब्बल के पास, और कपड़े को अपनी नलकूप यानी जो नल लगा होता है उसके पास ले आके दफन कर देते हैं। उसके बाद आम जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन कहीं कहीं उसके मन में जो गुस्सा था लोगों के बीच दिखाई दे जाता था कि जो देवेंद्र है वो इस समय छोटे लाल से खुन्नस में है, गुस्से में है। और ऐसी ही कोई चर्चा नबल ने सुनी और उसके बाद जाके पुलिस को तहरीर दी कि मेरे चाचा के गायब होने में हो सकता है कि देवेंद्र का हाथ हो। अब पुलिस वाले जब ये पूरा मामला सुनते हैं और लाश की जो हालत थी उसे देखने के बाद, और परिवार वाले जब लाश पाते हैं और लाश की जो हालत देखते हैं, तो जो पिता थे शिव सिंह, उन्होंने बस 2 लाइन बोली। पहला कि मेरे बेटे के साथ धोखा हुआ, दोस्ती में उसके पेट में छुरा भोंका गया, और दूसरा ऐसे अपराधियों को सजाए मौत मिलनी चाहिए और मैं अपने बेटे के कातिल को सजाए मौत दिलवा के रहूँगा। अब फिलहाल ये तो अब न्याय की बात है कि कौन सी सज़ा मिले क्या मिले, लेकिन ये सारी कहानी यहीं तक थी। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। बातें हैं कल के सवाल पे, और कल का मेरा सवाल था कि हमारे प्यारे देश भारत का नाम भारत क्यों पड़ा। तो इसके पीछे की जो कहानी है कि एक थे राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों का गंधर्व विवाह हुआ। गंधर्व विवाह होने के बाद एक लड़के का जन्म हुआ, एक बेटा हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो आज के टाइम में तो जो गार्जियन होते हैं अपने बेटे का नाम खुद ही रख लेते हैं, और ऐसे ऐसे फैंसी नाम की बात ही क्या, ना उनका कुछ अर्थ ना कुछ मतलब। लेकिन पहले के ज़माने में जब किसी के घर पुत्र हो या पुत्री हो तो उसका नाम रखने के लिए बाकायदा बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े विद्वान आते थे, उसके कुंडली को देखते थे, उसके ग्रह नक्षत्र को देखते थे, उस हिसाब से नाम रखते थे। तो ऐसे ही राजा दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र हुआ तो उसका नामकरण करने के लिए ऋषि कर्ण आए। ऋषि कर्ण आते हैं, उस पुत्र को देखते हैं, उसकी कुंडली, उसकी हस्तरेखा देखते हैं, उसके बाद उसका नाम वो भरत रखते हैं। साथ ही कहते हैं कि भरत नाम से ही अब ये पूरा देश जाना जाएगा और आपका जो बेटा है पूरे देश का बहुत प्रतापी राजा बनेगा। अब जैसे ही ये घोषणा उन्होंने की, अब फिलहाल वो मौके से राजा थे, राजा दुष्यंत, उन्होंने पूरे देश का नाम बदल के भरत कर दिया, और तब से देश का नाम भरत नाम से जाना जाने लगा। और ये भरत महाराज राम जो प्रभु श्री राम हैं उनके पूर्वज थे, तो यहीं से इस देश का नाम भरत पड़ा। इसके अलावा मेरा दूसरा सवाल था कि भारत देश का कोई और नाम है, अगर है तो कितने नाम हैं। तो भारत देश के कई नाम थे, अलग अलग समय पे अलग अलग नामों से पुकारा गया। उनमें से मुख्यतः भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, हिंद, हिमवर्ग और जम्बूद्वीप। चूँकि यहाँ पे पहले जामुन के पेड़ बहुत होते थे, तो जम्बूद्वीप यानी कि जामुनों के पेड़ों का एक द्वीप, तो इसे कहीं कहीं जम्बूद्वीप भी कहा गया, कहीं कहीं अजान वर्ष भी कहा गया। तो 7-8 नाम टोटल हैं इसके। और अगर आप रामायण वगैरह देखते होंगे, अगर आपके घर सत्यनारायण भगवान की कथा होती होगी तो आपने उसमें क्लियरली सुना भी होगा कि आर्यावर्ते भरतखंडे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे, उसके बाद आपके जनपद का नाम, उसके बाद आपके गोत्र का नाम, फिर आपका नाम। तो यहाँ से भी होता है, आप जान सकते हैं अपने देश का नाम। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो दिया है जाकिर सैफी जी हैं, जुल्फ़ी हैदर जी हैं, अवंती होरो जी हैं, इन्होंने बिल्कुल सही और एकदम सटीक जवाब दिया। नदीम किंग जी हैं, शिव बख्श जी हैं, विजेंद्र सिंह जी हैं, नरेंद्र बारधे जी हैं, मयंक बजाज जी हैं और पुनीत राजपूत। इन सभी लोगों में पुनीत राजपूत जी और अवंती होरो ने बिल्कुल डिटेल में बिल्कुल सटीक जवाब दिया। तो आप तमाम लोगों को दिल से शुभकामनाएं। अब आते हैं आज के सवाल पर, और आज का सवाल बड़ा मज़ेदार होगा आपके लिए। अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आपको प्रसाद मिलता है। प्रसाद में आपको लाई मिल सकती है, लाची दाना मिल सकता है, या फिर कुछ मिठाई मिल सकती है, फल मिल सकते हैं। लेकिन कहीं ऐसा आपने सुना है कि आप किसी मंदिर में जाएं, आप प्रसाद के लिए हाथ बढ़ाएं और आपके हाथ में सोने चांदी की चीज़ें रख दी जाएं। तो हमारे देश में एक ऐसा मंदिर है जहाँ प्रसाद के रूप में सोना भी मिलता है, सोने चांदी के आभूषण मिलते हैं। तो ये कौन सा मंदिर है और इस प्रसाद में सोना मिलने के पीछे क्या कहानी है, क्या वजह है? अगर आपको इसके बारे में पता हो तो बताइएगा, नहीं तो कल का इंतजार कीजिएगा, कल मैं आपको बताऊँगा
कि मंदिर में प्रसाद के रूप में सोना मिलने की कहानी क्या है और ये कौन सा मंदिर है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी और इसी के साथ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और उसका जवाब और एक दूसरा क्वेश्चन। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।